आइए बच्चों, अपन कस्टम एक्ट देख रहे हैं। कस्टम एक्ट के अंदर आपके दो एक्ट आते हैं। एक आता है कस्टम एक्ट 1962 और एक कस्टम टैरिफ एक्ट 1975। इंटर लेवल के अंदर कस्टम के अंदर सारे सेक्शंस नहीं है। अगर वैसे देखा जाए तो पूरे कस्टम में अराउंड 160 के आसपास सेक्शंस है। बट इंटर के अंदर आपको सेक्शन 12 से लेके 25 पढ़ने हैं। इसमें भी कुछ लिमिटेड सेक्शन, और सेक्शन 29 से लेके सेक्शन 75, ये सेक्शंस आपको पढ़ने होते हैं। सबसे पहले अगर आपको पता है कोई भी एक्ट हम पढ़ते हैं तो पढ़ाई स्टार्ट करनी चाहिए चार्जिंग सेक्शन से। तो जो कस्टम का चार्जिंग सेक्शन है बच्चों वो 12 है, और ये कहता है कि किसी भी गुड्स के इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पर कस्टम ड्यूटी लगेगी। तो किसी भी गुड्स के इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पे कस्टम ड्यूटी लगेगी। इसका मतलब अगर आपने सर्विस का इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया तो ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा। यह केवल गुड्स के इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे ही अप्लाई होता है। कस्टम ड्यूटी विल बी लेवी एट द रेट स्पेसिफाइड इन कस्टम टैरिफ एक्ट या एनी अदर लॉ टाइमिंग इन फोर्स। तो ड्यूटी लगेगी नहीं लगेगी वो तो कस्टम एक्ट बताता है। अगर नहीं लगेगी तो बात वहीं खत्म, और लगेगी तो रेट्स कहाँ दी गई है, कितने प्रकार की ड्यूटी होती है, उनकी सीक्वेंस क्या होती है, वो कौन बताएगा? कस्टम टैरिफ एक्ट 1975। ठीक है। अच्छा, तो चार्जिंग सेक्शन क्या बोलता है? किसी भी गुड्स के इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कस्टम ड्यूटी लगेगी एट अ रेट स्पेसिफाइड इन द कस्टम टैरिफ एक्ट और एनी अदर एक्ट टाइमिंग इन फोर्स। हाउएवर, कुछ ऐसे केस है जहां पे ड्यूटी माफ है ना? तो वो ड्यूटी माफ सेक्शन 13, सेक्शन 22, सेक्शन 23, सेक्शन 25, ये वो सिचुएशंस होती है जहां पे ड्यूटी या तो माफ हो जाती है या कम हो जाती है। तो वो हम सबसे बाद में पढ़ेंगे। अच्छा, ड्यूटी विल बी लेवी ऑन द वैल्यू। कस्टम के अंदर कुछ ड्यूटी लगेगी वैल्यू पर और कुछ लगेगी क्वांटिटी पर। तो मेनली तो वैल्यू पर ही लगती है, तो वो हमको देखना है। तो सबसे पहले किसी भी गुड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होना चाहिए, उस पर कस्टम ड्यूटी लगेगी एट द रेट स्पेसिफाइड इन कस्टम टैरिफ एक्ट। कौन सी ड्यूटी लगेगी, उनकी सीक्वेंस क्या होगी, वो एक्ट बताएगा। ड्यूटी विल बी लेवी ऑन द वैल्यू और क्वांटिटी ऑफ गुड्स। हाउएवर, देर आर सम केसेस वेयर ड्यूटी शैल बी एग्जेम्प्ट। वो कौन से केस हम सबसे बाद में पढ़ेंगे। अब बच्चों, कस्टम के अंदर सबसे पहली बात है, इसकी जो टर्मोलॉजी आपको समझनी है, उसके लिए आपको सबसे पहले इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर समझना पड़ेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर से अपने आप में कोई क्वेश्चन नहीं आते, बट कस्टम का प्रैक्टिकल समझना है। ड्यूटी की सीक्वेंस क्या होती है, ड्यूटी की रेट चेंज हो जाए तो पुरानी रेट लगेगी, नई रेट लगेगी। इन चीज़ों के लिए आपको सबसे पहले इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर पढ़ना पड़ेगा। तो बताइए, आप 12 पढ़ते ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर पढ़ना चालू कर दो। ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर। अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर जो है वो चालू होता है अपना सेक्शन 30 से, है ना? सेक्शन 29 से। बच्चों, सेक्शन 29 से लेके सेक्शन 52 आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर पढ़ाएगा। एक होता है ट्रांजिट और ट्रांसशिपमेंट, वो ये दो सेक्शन बताएंगे। एक होता है वेयर हाउसिंग। प्रैक्टिकली इनमें से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, और वैसे प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन बहुत कम होते हैं, लेकिन एक बार पहले इनको पढ़ लो तो फिर आपके लिए इजी रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर। देखिए बच्चों, जैसे ये इंडिया है, ये मान लो यूएसए है, और ये इंडिया है। ठीक है, मान लीजिए आपने एप्पल से कोई माल इंपोर्ट किया, ये यूएसए का कस्टम पोर्ट है, ये इंडिया का कस्टम पोर्ट है, और बीच में मान लो समुद्र आ गया। कस्टम के 75 प्रोविजंस बाय शिप बने हुए हैं, क्योंकि माल जो बाहर से आता है वो मेनली पानी के रास्ते से आता है, तो ज़्यादातर प्रोविजन वेसल के ऊपर बने हुए हैं। ओके, अब मान लीजिए आपने इसको एक ऑर्डर किया
मुझे 100 आईफोन चाहिए और मान लो वो वर्थ है जिसकी $10,000 या $1,00,000 वर्थ है 100 आईफोन की। एप्पल आपसे डिफरेंट डिफरेंट चार्ज वसूलेगा। कलर चार्ज $2,000, ठीक है, पैकिंग चार्ज $3,000, सॉफ्टवेयर चार्ज $2,000, मतलब कुल मिला के आपका मान लो ये शिपमेंट पड़ा $1,07,000 का, ठीक है। फिर एप्पल क्या करेगा, ये अपना माल किसको दे देगा, वहाँ की शिपिंग कंपनी को, शिपिंग कंपनी, एयरवेज कंपनी, उनको दे देगा और वो बदले में आपको बिल्टी दे देंगे, बिल्टी, ठीक है। अब आपका काम खत्म। तो बताइए, एप्पल ने शिपिंग कंपनी को माल ओवर हैंड ओवर कर दिया, इनवॉइस की कॉपी दे दी और शिपिंग कंपनी ने इसको बिल्टी दे दी। अब नाउ शिपिंग कंपनी इस माल को यूएसए पोर्ट पहुंचाएगी। यहाँ रास्ते के इंश्योरेंस होंगे, फ्रेट होंगे, ठीक है, यहाँ पहुंचाएगी और यहाँ पे हैंड लोडिंग और अनलोडिंग चार्जेस लगेंगे, ठीक है। अगर हम इन सभी चार्जेस को जोड़ देते हैं तो बताओ वो क्या बन जाती है, एफओवी वैल्यू, ठीक है। अब जो वेसल कन्वेंस होते हैं, कन्वेंस किसे बोलते हैं, वेसल को, एयर को, रोड से आएगा तो व्हीकल्स को, इनको कन्वेंस बोलते हैं। इनका जो पर्सन इंचार्ज होता है वो इंडियन टेरिटोरियल वाटर में आने से पहले, इंडियन टेरिटोरियल वाटर में आने से पहले, ठीक है, जो प्रॉपर ऑफिसर होता है और कस्टोडियन होता है उनको एक डॉक्यूमेंट सबमिट करेगा। बताओ बच्चों, उस डॉक्यूमेंट का नाम क्या होता है, इंपोर्ट मैनिफेस्ट। इंपोर्ट मैनिफेस्ट होता है उस डॉक्यूमेंट का नाम। अगर माल एयरक्राफ्ट या वेसल से आ रहा है तो डॉक्यूमेंट का नाम है इंपोर्ट मैनिफेस्ट, और अगर बाय रोड आ रहा है तो बच्चों उसका नाम है इंपोर्ट रिपोर्ट, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट की जाती है जब तक कि कोई विशेष प्रॉब्लम ना हो जाए। इसमें जो पर्सन इंचार्ज होता है, मतलब कैप्टन, जहाज का कैप्टन, प्लेन के अंदर पायलट और ट्रक के अंदर ड्राइवर, इनको पर्सन इंचार्ज बोलते हैं। ये इंडियन टेरिटोरियल वाटर में एंटर होने से पहले ये इंपोर्ट मैनिफेस्ट, इंपोर्ट रिपोर्ट, बताओ ये इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट करेंगे। इसके अंदर माल का जहाज कहाँ से आया, जहाज कहाँ जाएगा, कितने गुड्स इंडिया में अनलोड होंगे, कितने आगे जाएंगे, कितने ट्रांजिट और ट्रांसशिपमेंट होंगे, ये सारी इंफॉर्मेशन होती है। तो पहला स्टेप क्या हुआ, कन्वेंस का पर्सन इंचार्ज इंडियन टेरिटोरियल वाटर में आने से पहले बताओ इंपोर्ट मैनिफेस्ट और इंपोर्ट रिपोर्ट सबमिट करेगा, ठीक है, आने से पहले। हाउएवर जो इंपोर्ट रिपोर्ट होती है वो आने के 12 घंटे के बाद भी दे सकते हैं, बट इंपोर्ट मैनिफेस्ट आपको पहले देनी पड़ेगी। गॉट इट माई पॉइंट, ओके। अब नाउ जो पर्सन इंचार्ज होता है वो एंट्री इनवर्स देगा, एंट्री इनवर्स। एंट्री इनवर्स का मतलब है इतनी तारीख को, इतने बजे, इतनी इस जगह पर आपको माल अनलोड करना है। जब तक पर्सन इंचार्ज को एंट्री इनवर्स नहीं मिलेगी अनलोडिंग नहीं होगी, ठीक है। तो वो मान लो एंट्री इनवर्स मिल गई तो माल मान लो यहाँ पे अनलोड हो गया। अब आपका माल यहाँ पे पड़ा हुआ है, पर्सन इंचार्ज चले जाएगा और नाउ अब इंपोर्टर को माल को छुड़वाना है। जब तक इंपोर्टर माल को नहीं छुड़वाता वो माल कस्टोडियन की निगरानी में रहेगा, और अगर यहाँ वो चोरी हो जाता है तो बताइए कस्टोडियन इज लाइबल टू पे ड्यूटी, ठीक है। तो बच्चों पहला फ्लो चार्ट आपका ये बना था, आई होप आपको याद आ गया होगा बच्चों, ठीक है। चलिए बच्चों, ये ना हो। अब अगली पिक्चर, अब ये इंडिया है, यहाँ पे कस्टम पोर्ट है, ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर ऑफिसर का ऑफिस है, यहाँ पे मान लीजिए वेयर हाउस है और ये कस्टोडियन है, ठीक है। और आपके जो गुड्स है बच्चों यहाँ कस्टोडियन की निगरानी में पड़े हुए हैं। यहाँ कौन बैठा है, प्रॉपर ऑफिसर, और यहाँ कौन है, कस्टोडियन, और ये कौन है, वेयर हाउस कीपर। अब इंपोर्टर को माल छुड़वाना है, तो इंपोर्टर जब माल छुड़वाएगा तो इंपोर्टर को डिसीजन लेना होता है कि मुझे माल इमीडिएट छुड़वाना है या मुझे माल फ्यूचर में छुड़वाना है। अगर उसको माल इमीडिएट छुड़वाना है तो उसको एक डॉक्यूमेंट फिल करना पड़ेगा जिसका नाम है बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन, ठीक है। क्योंकि बच्चों यहाँ माल पड़ा हुआ है, यहाँ पे ज़्यादा दिन माल नहीं रह सकता,
बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन आपको बच्चों है ना वैसे तो आने के एक दिन बाद सबमिट कर सकते हैं, लेकिन अभी रिसेंट अमेंडमेंट आया है आने के एक दिन पहले, आने के एक दिन पहले। अभी हम बाद में जब प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको अमेंडमेंट पढ़वा देंगे, एक दिन पहले आपको सबमिट करनी है बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन। बिल ऑफ एंट्री फॉर क्या होता है? ये बच्चों बेसिक डॉक्यूमेंट होता है जहां पे इंपोर्टर सबसे पहले गुड्स की वैल्यू निकालता है। वैसे तो गुड्स की वैल्यू क्या होती है, जो गुड्स की वैल्यू क्या होती है बच्चों, है ना, वैसे तो गुड्स की वैल्यू क्या होती है कि जो आपकी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस थी उसमें इंपोर्टर ने जिन भी नामों से पैसा लिया उन सबको जोड़ दो, ये रास्ते यहाँ के इंश्योरेंस फ्रेट जोड़ दो, यहाँ के हैंडलिंग और लोडिंग चार्ज जोड़ दो, इसको बोलते हैं एफओवी वैल्यू। और रास्ते के जो इंश्योरेंस और फ्रेट लगे उनको जोड़ दो, उसको बोलते हैं सीआईएफ वैल्यू। क्या बोलते हैं? सीआईएफ वैल्यू। हाँ, जो इंडिया में लोडिंग अनलोडिंग के खर्चे होंगे वो नहीं जोड़ेंगे, मतलब जहाज पे चढ़ाने से लेके उतारने से पहले के जो भी खर्चे होते हैं वो सब जोड़े जाएंगे, उसको सीआईएफ वैल्यू बोलते हैं। तो अगर आप यहाँ की वैल्यू को तो बोलते हैं एफओबी, और इंश्योरेंस फ्रेट को जोड़ दोगे तो उसको बोलते हैं सीआईएफ। तो सीआईएफ क्या होती है? एफओबी प्लस समुद्र का इंश्योरेंस प्लस फ्रेट। बच्चों ये जोड़ना मस्ट होता है। तो वैसे तो लॉ बोलता है एफओबी प्लस इंश्योरेंस प्लस फ्रेट को जोड़ दो, इसको हम सीआईएफ बोलते हैं। अगर क्वेश्चन में एक्चुअल इंश्योरेंस दे रखा है जब तो एक्चुअल ले लेना, और अगर एक्चुअल नहीं दे रखा तो एफओबी का 1.125% आपको कंपल्सरी ऐड करना है। फ्रेट फ्रेट अगर दे रखा है तो एक्चुअल ले लेना, और अगर एक्चुअल नहीं दे रखा तो एफओबी का 20% लेना है। अच्छा, तो बताइए, हमेशा इंश्योरेंस फ्रेट एक्चुअल लेना है, पर अगर एक्चुअल नहीं है तो इंश्योरेंस तो कितना लेना है एफओबी का 1.125, और फ्रेट कितना लेना है 20%। लेकिन अगर माल माल एयर से आ रहा है और एक्चुअल एफओबी के 20% से ज़्यादा है, तो वैसे तो एक्चुअल भी लेना है, लेकिन अगर एक्चुअल एफओबी के 20% से ज़्यादा है तो हमको उस केस में एफओबी के 20% ही लेना है। ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए। तो एफओबी में आप क्या जोड़ दो? फ्रेट इंश्योरेंस, वो आ जाएगी सीआईएफ। तो बताइए, ये सीआईएफ वैल्यू आ गई डॉलर में। ओके, मान लीजिए ये आई $1,00,000। अब आपको क्या करना है? एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई करना है। एक्सचेंज रेट किसकी लेंगे? सीबीआईसी की लेंगे। एक्सचेंज रेट कई अथॉरिटी इशू करती है, बट आपको किसकी लेनी है बच्चों? आपको लेनी है सीबीआईसी की। ओके सर, तो हमको सीबीआईसी की लेनी है। अगर एक्सचेंज रेट चेंज हो जाए तो जिस दिन आपने बिल ऑफ एंट्री फाइल की थी होम कंजम्पशन के लिए उस दिन की एक्सचेंज रेट लेनी है। सपोज करो वो 70 रुपये है, तो 1,00,000 को 70 से मल्टीप्लाई करो तो बच्चों वो आ जाएगा 70 लाख रुपए। ठीक है, अब ड्यूटी कैसे लगेगी? सबसे पहले लगेगी बेसिक कस्टम ड्यूटी, वो क्वेश्चन में दी होगी। हालांकि बेसिक कस्टम ड्यूटी 7.5%, 10%, ठीक है, और 5% होती है। जब माल बैगेज से आता तो 35 होती है। क्वेश्चन साइलेंट है तो हम 10% लेना, ये आपने 10% ले लिया, बताओ वो कितना आया? 7 लाख। फिर हमको जोड़ना है सोशल वेलफेयर सरचार्ज, बताओ वो 10% होता है, वो इसका होता है, दैट इज 70,000 रुपये। ठीक है, तो बेसिक कस्टम ड्यूटी लगती है किस पे? इस पे लगती है, और सोशल वेलफेयर सरचार्ज लगता है बेसिक कस्टम ड्यूटी। अगर आप इसका टोटल लगाएंगे तो 77,70,000 हो जाएगा। अब इसको बोलते हैं वैल्यू फॉर आईजीएसटी। और बताओ इस पर क्या लगेगा? आईजीएसटी लगेगा। रेट क्वेश्चन में दी होगी, ये 12% लगेगा। लेकिन अगर कोई गुड्स लग्जरी गुड्स है या मोटर कार वगैरह डीमेरिट गुड्स है तो बच्चों उस पर जीएसटी कंपनसेशन सेस भी लगता है, और वो भी इसी वैल्यू पे लगता है, और इसको बोलेंगे टोटल वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स। और अगर आप सारी ड्यूटियों को जोड़ देंगे तो अपन बोलेंगे टोटल वैल्यू ऑफ ड्यूटी। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बच्चों अभी मैंने आपको यहाँ पे 4 ड्यूटी बताई, बेसिक कस्टम ड्यूटी, सोशल वेलफेयर सरचार्ज, आईजीएसटी और जीएसटी कंपनसेशन सेस। और भी ड्यूटी होती है, एंटी सब्सिडी ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी, है ना, और भी ड्यूटी होती है, वो हम ड्यूटी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। बट यहाँ पे जो बेसिक है वो मैंने आपको समझा दिया। तो बताइए वैल्यू कैसे निकालते हैं? वैल्यू कैसे निकालते हैं? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को लो,
कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को लो, ठीक है, और ये सारे खर्चे जो सप्लायर ने किए हैं अगर उनको जोड़े नहीं गए वो जोड़ लो, और या सप्लायर का ऑब्लिगेशन रिसीपमेंट पे कर दे वो जोड़ दो, यहाँ का इंश्योरेंस फ्रेट जोड़ लो, हैंडलिंग लोडिंग जोड़ दो, उसको बोलते हैं एफओबी, और एफओबी में इंश्योरेंस फ्रेट जोड़ दो, उसको बोलते हैं सीआईएफ। बच्चों इंडिया के जो लोडिंग अनलोडिंग, इंडिया के जो खर्चे होंगे वो नहीं जोड़े जाएंगे। ओके, चलो यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब आपने इंपोर्टर ने बिल ऑफ एंट्री तैयार कर ली, और मान लीजिए उसके हिसाब से, मान लीजिए उसके हिसाब से जो टैक्स आता है, उसके हिसाब से जो टैक्स आता है, सपोज करो वो ड्यूटी आती है, वो आ गई $2 लाख, 2 लाख रुपीज। जो इंपोर्टर ने खुद ही ड्यूटी निकाली है वो तो सेम डे पे करनी होती है, सेम डे। और फिर ये डॉक्यूमेंट इंपोर्टर प्रॉपर ऑफिसर को देता है, प्रॉपर ऑफिसर चेक करता है गुड्स की वैल्यू ढंग से लगाई है, एक्सचेंज रेट ढंग से यूज की है, वैल्यूशन ढंग से किया है, टाइप्स ऑफ ड्यूटी की सीक्वेंस सब कुछ सही है, और फिर वो आपने जो वैल्यू निकाली उसको कंफर्म करता है। अगर वो उसको बढ़ा देता है, तो जैसे सपोज करो आपने 2 लाख बताई, उसने 2.5 लाख कर दी, तो वो आपको डॉक्यूमेंट वापस दे देगा, और आपको 50,000 रुपए की ड्यूटी आपको अगले दिन पे करनी पड़ेगी। तो जो तुमने बताई है वो तो सेम डे पे करनी पड़ेगी, जो उसने बताई है वो आपको नेक्स्ट एक वर्किंग डे को छोड़कर पे करनी पड़ेगी, अदरवाइज आप पे इंटरेस्ट लगेगा। तो यहाँ पे ये जो इंटरेस्ट लगने वाली बात है, इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, तो आपके मॉड्यूल में भी इस पे क्वेश्चन दिया हुआ है, और मैंने जो अभी आपसे फाइल शेयर की है उसमें भी क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। ये लेकर आप किसके पास जाओगे बच्चों, ये लेकर बताइए आप किसके पास जाएंगे, ये जाएंगे आप लेकर, है ना, प्रॉपर ऑफिसर। प्रॉपर ऑफिस ये मतलब ये ड्यूटी पे करने के बाद, और प्रॉपर ऑफिसर फिर ऑर्डर पास कर देगा, उसको बोलते हैं ऑर्डर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन, और आप इसको अपने घर लेके आ जाना, दिस इज द डायरेक्ट क्लियरेंस, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद एक और केस होता है, जैसे आपका माल पोर्ट पे पड़ा हुआ है, ठीक है, और ये हमारा पूरा कस्टम पोर्ट है, यहाँ पे प्रॉपर ऑफिसर का ऑफिस है, और यहाँ पे क्या है, वेयर हाउस है। ओके सर, अब मान लो इंपोर्टर इमीडिएट माल नहीं छुड़वाना चाहता, तो बताइए वो उस माल को कहाँ रखवाएगा, वेयर हाउस में। तो सबसे पहले अगर वेयर हाउस में रखवाना है तो उसको एक डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा जिसका नाम है बिल ऑफ एंट्री इनटू बॉन्ड वेयर हाउस, इनटू बॉन्ड वेयर हाउस। यहाँ भी इंपोर्टर वही वैल्यू निकालेगा, एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई करेगा, और सारी ड्यूटी कैलकुलेट करेगा। बच्चों जब हम वेयर हाउस में माल रखवाते हैं तो हमको ड्यूटी अभी पे करनी नहीं होती है, ड्यूटी तब पे करते हैं जब माल को छुड़वाते हैं। तो जब ड्यूटी अभी पे ही नहीं करनी, तो बताओ फिर ये वैल्यू को निकाल रहे हैं, इसलिए निकाल रहे हैं जब इंपोर्टर वेयर हाउस में माल को रखवाने की अर्जी देता है तो जितनी भी ड्यूटी आती है उसकी 3 गुना वैल्यू का एक बॉन्ड भरा जाता है, जहाँ इंपोर्टर वादा करता है कि मैं वेयर हाउस के सभी कायदे कानून के फॉलो करूंगा, जो भी मेरे टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी है मैं पे करूंगा, अगर मैंने पे नहीं किया तो आप मेरे पे 3 गुना ड्यूटी लगा देना, इसलिए उस चीज़ का वो बॉन्ड भरता है। और ये लेकर वो प्रॉपर अधिकारी के पास जाता है, प्रॉपर ऑफिसर सब कुछ चेक करने के बाद, क्योंकि ड्यूटी तो पे करनी नहीं है, फिर ऑर्डर पास करेगा, ऑर्डर डिपॉजिट इनटू वेयर हाउस। फिर आप उसको ऑर्डर की कॉपी लेके कस्टोडियन के पास जाना, उसको दिखाना, और माल को आप यहाँ रखवा देना। अब आपका माल यहाँ पड़ा हुआ है, अब उस पर सेक्शन 57 से लेके सेक्शन 73 के प्रोविजंस जो होंगे वो लग जाएंगे। ओके सर, अब आपको भविष्य में जब माल को छुड़वाना है, भविष्य में जब माल को आपको छुड़वाना है, तो बच्चों आप भरेंगे बिल ऑफ एंट्री एक्स बॉन्ड, बिल ऑफ एंट्री एक्स बॉन्ड। उस केस के अंदर क्या होगा कि आप वही ड्यूटी निकालोगे, वैल्यू निकालोगे, जो भी ड्यूटी बनती है वो पे करोगे, अब पे करना पड़ेगा, और उसकी पे करने के बाद प्रॉपर ऑफिसर को उसकी कॉपी दिखाओगे, प्रॉपर ऑफिसर सब कुछ चेक करने के बाद ऑर्डर पास करेगा, ऑर्डर क्लियर फॉर होम कंजम्पशन। ऑर्डर की कॉपी लेके किसके पास जाना, वेयर हाउस कीपर के पास, और फिर आप इस माल को लेकर अपने घर आ जाना। तो बच्चों आपको होम कंजम्पशन, वेयर हाउस में रखवाना और वेयर हाउस में छुड़वाना, ये हमको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक चीज और ध्यान रखने वाली बात है, ये हमने कर लिया यहाँ तक की बात, ठीक है, वेयर हाउस में रखवाना और वेयर हाउस में छुड़वाना। बच्चों मान लो ड्यूटी की रेट चेंज हो गई, जब माल रवाना हुआ उस टाइम रेट अलग थी, और माल छुड़वाया
उस टाइम रेट क्या थी, अलग थी। अब मामला है इंपोर्ट का, तो अब क्वेश्चन उठता है रेट ऑफ एक्सचेंज किसके लिए, एक तो होता है होम कंजम्पशन और एक होता है वेयर हाउस में जब रखवाया, एक इनटू बॉन्ड और एक क्या, एक्स बॉन्ड। तो बच्चों सबसे पहले एक्सचेंज रेट अगर चेंज हो जाए तो एक्सचेंज रेट किस दिन की लेंगे, जिस दिन बिल ऑफ एंट्री होम कंजम्पशन फाइल की। और जब वेयर हाउस में माल को रखवाया तो बताइए जब हम ड्यूटी पे करेंगे एक्सचेंज रेट किस दिन की लेंगे, जिस दिन इनटू बॉन्ड भरा, जिस दिन इनटू बॉन्ड भरा। और बच्चों जो ड्यूटी होती है अगर ड्यूटी की रेट में चेंज हो जाए तो अब क्वेश्चन उठता है ड्यूटी कौन सी लेंगे, जिस दिन बिल ऑफ एंट्री फाइल की और जिस दिन एंट्री इनवर्स मिली, दोनों में से जो लेटर है, दोनों में से जो लेटर है। बच्चा बोलेगा सर हमेशा बिल ऑफ एंट्री लेटर होगी, नहीं बच्चों एक सुविधा है, अगर आपको लगता है कि मेरे गुड्स 30 दिन में आने वाले हैं तो आप एडवांस में भी बिल ऑफ एंट्री फाइल कर सकते हो, उस केस में लेटर क्या होगा, एंट्री इनवर्स। और अगर मान लो आपने वेयर हाउस में माल रखा है तो बताओ ड्यूटी की रेट चेंज हो जाए तो बताओ उस केस में जिस दिन आपने एक्स बॉन्ड भरा उस दिन जो रेट ऑफ ड्यूटी होगी वो इफेक्टिव होगी। बच्चों ये मैंने आपको सेक्शन 15 सेक्शन 16 बता दिया। आई होप आपको यहाँ तक की बातें समझ में आ गई होगी बच्चों। तो बताइए मैंने आपको पहला टॉपिक कौन सा बताया बच्चों, कौन सा, सेक्शन 29 से लेके 48। बोलो बच्चों यहां तक सबको क्लियर है। और ये मैंने आपको समझाया इंपोर्ट प्रोसीजर, ठीक है, प्रोसीजर। अब एक होता है एक्सपोर्ट प्रोसीजर। बच्चों एक्सपोर्ट प्रोसीजर आपके एग्जाम में कम आता है, मेन आपके एग्जाम में क्या आता है, इंपोर्ट प्रोसीजर। एक्सपोर्ट प्रोसीजर थोड़ा सा रिवर्स होता है। जैसे मान लीजिए ये कस्टम पोर्ट है, ये कस्टम पोर्ट है, ठीक है, और यहां पे प्रॉपर ऑफिसर का, सॉरी यहां पे प्रॉपर ऑफिसर का ऑफिस है, ये एक्सपोर्टर है, ये शिपिंग कंपनी है। अगर आपको कोई माल एक्सपोर्ट करना है तो सबसे पहले एक्सपोर्टर एक डॉक्यूमेंट तैयार करेगा जिसका नाम है शिपिंग बिल या बिल ऑफ एक्सपोर्ट। अगर माल एयरक्राफ्ट या वेसल से जा रहा है तो डॉक्यूमेंट का नाम है शिपिंग बिल, और अगर बाय रोड जा रहा है तो डॉक्यूमेंट का नाम है बिल ऑफ एक्सपोर्ट। सब कुछ ड्यूटी का ड्यूटी व्यूटी चेक करेगा। एक्सपोर्ट के केस में एक्सचेंज रेट किस दिन की लेंगे, जिस दिन आपने शिपिंग बिल फाइल किया। अब ये करने के बाद आप अधिकारी के पास जाओगे, प्रॉपर ऑफिसर, और प्रॉपर ऑफिसर सब कुछ देखने के बाद कि हाँ आपने वैल्यू ढंग से निकाली है, ड्यूटी वगैरह जो भी बनती है सब पे कर दी है, एक ऑर्डर पास करेगा, एक्सपोर्ट क्लियरेंस ऑर्डर फॉर लोडिंग, लोडिंग पर्पज। तो जब तक वो ऑर्डर पास नहीं करेगा बच्चों आगे की प्रक्रिया चालू नहीं होगी। तो बच्चों यहाँ पे अधिकारी एक ऑर्डर पास करेगा, फिर एक्सपोर्टर उस ऑर्डर की कॉपी लेके, इनवॉइस की कॉपी, ऑर्डर की कॉपी लेके, है ना, जो शिपिंग कंपनी होती है उसके पर्सन इंचार्ज को हैंड ओवर कर देगा। नौ एक्सपोर्टर का रोल खत्म। अब जो पर्सन इंचार्ज है वो सब डॉक्यूमेंट लेने के बाद, माल लेने के बाद प्रॉपर ऑफिसर को बोलेगा कि आप हमको एंट्री आउटवर्ड्स दो, हमको क्या दो, हमारा जहाज बाहर खड़ा है, जगह समय और टाइम बताओ किस दिन हम लोड कर सकते हैं। जब तक एंट्री आउटवर्ड नहीं मिलेगी बताओ गुड्स यहाँ पे अपलोड नहीं, लोड नहीं होंगे। ओके, पर्सन इंचार्ज एंट्री इनवर्ड देने दे, एंट्री आउटवर्ड देगा। एंट्री आउटवर्ड देने के बाद पर्सन, सॉरी प्रॉपर ऑफिसर एंट्री आउटवर्ड देगा, और एंट्री आउटवर्ड मिलने के बाद जो पर्सन इंचार्ज है यहाँ क्या करेगा, लोड करेगा। लोड होने के बाद और जाने से पहले वो एक डॉक्यूमेंट सबमिट करेगा प्रॉपर ऑफिसर को जिसका नाम है एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट। वो डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद अधिकारी आएगा, अपनी सीट से उठेगा, सब कुछ देखेगा कि सब कुछ प्रॉपर है नहीं है, और वो होने के बाद फिर आपको एक्सपोर्ट करने का फाइनल ऑर्डर पास कर देगा। अब बताइए एक्सपोर्ट के केस में एक्सचेंज रेट किस दिन की लेंगे, जिस दिन शिपिंग बिल फाइल किया। और अगर एक्सपोर्ट के केस में ड्यूटी की रेट चेंज हो जाए तो जिस दिन प्रॉपर ऑफिसर ने स्टेप 2 में एक्सपोर्ट क्लियरेंस ऑर्डर पास किया था उस दिन की आपको ड्यूटी की रेट लेनी है। तो बच्चों मैंने आपको सेक्शन 29 से लेके सेक्शन 53 का क्या दे दिया, एक ओवरव्यू टाइप दे दिया। आप लोग इसके 2-3 क्वेश्चन है आपकी बुक में, वो खोलकर आप उसको जरूर करना। अब अगला जो हम क्लास लेंगे वो किसकी लेंगे, ट्रांजिट और ट्रांसशिपमेंट की लेंगे और वेयर हाउस की लेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ तक की बात सबको क्लियर है। थैंक यू वेरी मच।